हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का साइंस का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन होने में क्या क्या प्रक्रिया चेंज होती हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन बन गया तो फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, ये सब के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसमें अगर सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और ये एरो देखिए लिखा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये अभी नेम के फॉर्म में लिखा है ना। अगर ये नेम के फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सिंबल के फॉर्म में, मतलब ऐसे जेड प्लस H2SO4, इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो किस में लिख दिए? अब हम सिंबल के रूप में लिख दिए। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अगर नेम फॉर्म में है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? जब उसे हम सिंबल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया है, जिंक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये अभी वर्ड में लिखा है। अगर हम इसको इसको अगर कहें कि जेड प्लस H2SO4, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ये बना रहा है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ जा रही है? ये बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन ये भी है, ये भी है, लेकिन केमिकल इक्वेशन केवल ये है क्योंकि सिंबल के रूप में केवल ये लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या है? आगे देखिए ये लिखा है कि द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट। मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा इस एरो के बाएं साइड लिखा जाता है, इस एरो के इधर, मतलब बाएं साइड। ठीक है, और प्लस साइन से उसके बीच में अगर दो रिएक्टेंट रहेंगे तो प्लस साइन लगाएगा। अब प्रोडक्ट को हम इस एरो के दाहिने साइड लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को दाहिने साइड लिखते हैं और फिर ये बीच में प्लस लगा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये था। अब नेक्स्ट ये देखिए, अब इसमें लिखा है कि केमिकल रिएक्शन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन, अगर हम केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या? केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट रूप में लिखने का एक तरीका है। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट रूप में लिखेंगे, मतलब केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन के लिखने का छोटा तरीका होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें दिखा है बैलेंस इक्वेशन, इट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम और डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब इस एरो के इधर रिएक्टेंट होता है और इस एरो के इधर प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन तभी होगा जब रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम से बराबर होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम इधर होंगे उतने भी अगर इधर होंगे तो उसे कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए यहाँ पे है जेड। ठीक है, यहाँ पे जिंक कितना है? यहाँ पे जिंक देखिए, अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन रूप में लिखें तो देखिए जेड प्लस H2SO4 और ये क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, H2। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जेड कितना है, एक इधर है और एक इधर है, मतलब जेड बराबर है दोनों तरफ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए H2, दो H2 है और दो H2 है, बराबर है। ठीक है, एक S यहाँ पे है, एक S यहाँ पे है। ठीक है, O4 है, O4 है, मतलब दोनों तरफ इक्वल एटम है, तो ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि ये देखिए कि जेड जो है वो रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, मतलब ये बैलेंस है। H भी दो है इधर रिएक्टेंट में और दो है प्रोडक्ट में, ये भी बैलेंस है। S एक है कहाँ? रिएक्टेंट में, और एक है उधर। और जो हाइड्रोजन है वो चार चार है, जो हाइड्रोजन है वो चार इधर है और चार उधर है, मतलब ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस इक्वेशन यो होता है
कि जो रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट के जो एटम होंगे वो प्रोडक्ट के एटम के बराबर अगर नहीं हुए, ये प्रोडक्ट के एटम बराबर अगर नहीं हुए तो वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये लिखा है H2 प्लस O2, ये क्या है H2O, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। तो यहाँ पे देखिए कि दो H है, दो H है, ठीक है, दो O है लेकिन यहाँ पे एक O है, एटम बराबर नहीं है दोनों तरफ, इसलिए ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, अनबैलेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि H इधर दो दो है, मतलब H तो बराबर है लेकिन O बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ एटम सेम हो जाएंगे तो बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए स्टेप क्या है इसका, तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप ये दिया है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले जैसे वो बोलेगा कि जिंक, तो ZINCSULPHAT, तो ये जिंक सल्फेट पहले वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे किस में लिखना है, पहले पहले वर्ड्स में लिखना है, देखिए यहाँ पे दिया है पहले वर्ड्स में, फिर इसको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में वर्ड्स में लिखना है। फिर दूसरा स्टेप है इसको सिंबल में लिखना है, देखिए यहाँ पे सिंबल एंड फार्मूला में लिखना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल। अगर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये बैलेंस नहीं था, H2 प्लस O2 यही था ना, ये क्या बना रहा था H2O। अगर ऐसे हम लिखेंगे इसको तो यहाँ देखिए दो O ये तो बैलेंस है लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे दो O हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये दो इसका भी हो गया, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन दो गुणे दो चार हो गया, तो यहाँ दो है तो यहाँ पे भी दो लगा दीजिए, मतलब सुटेबल मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर का तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल स्टेट, वो कोष्टक में फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आप लिख रहे हैं कि H2, तो ये ब्रैकेट में H2 क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है, ये लिखना यहाँ पे जरूरी होता है, प्लस O2, फिर O2 क्या है ये भी लिखना है, फिर एरो के बाद फिर ये मतलब यहाँ पे उसका फेज कौन से फेज में है, सॉलिड लिक्विड गैस में, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कुछ बैलेंस इक्वेशन हम करके सीखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है CH4, क्या लिखा है CH4 प्लस O2, ये क्या बना रहा है CO2 प्लस H2O, यही बना रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए C एक है, H4 है लेकिन H यहाँ पे दो है, यहाँ पे O दो है लेकिन O एक है, तो सब n बैलेंस है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे पहले हम, तो सबसे पहले ये देखिए मेक H एटम इक्वल, तो सबसे पहले अगर हम H को इक्वल करना चाहें, यहाँ पे चार है यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे, देखिए यहाँ पे दो लगा दिया है, यहाँ पे दो लग जाएगा, देखिए यहाँ पे दो लगा है, ये दो लगने का मतलब से दो दो लग गया यहाँ पे, तो दो H हो गए, मतलब दो दूनी, यहाँ पे नीचे भी है देखो ऐसे, ये ऐसे हो गया ना, ये ऐसे हो गया दो से मल्टीप्लाई करने पे, तो दो दूनी ये दो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार H हो गया, और यहाँ पे चार H पहले से है तो ये बैलेंस हो गया। अब ये दो लगने से ऑक्सीजन भी दो हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन दो है और यहाँ एक मिला के तीन है, मतलब दो दो चार है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, दो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और दो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो चार ऑक्सीजन हो गए। तो इधर इधर दो ही ऑक्सीजन है तो इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब देखिए सब बैलेंस है, दो से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, दो से इधर से, तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, ये CH4 और NaOH, COOH ट्वाइस बना रहे हैं, Na2SO4, तो CH4 को मीथेन बोलते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CuOH ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Na कितना है, एक है, इधर इधर एक है लेकिन इधर दो है, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, 2NaOH, और जब NaOH दो हो गया तो दो OH भी हो गया, और यहाँ दो OH पहले से ही थे, देखिए यहाँ पे, अब ये बैलेंस हो गया पूरा। नंबर मिला लीजिएगा कितने नंबर हैं, अभी यहाँ पे देखिए
ये देखिए Fe2O और Fe3OH O4 है, Fe3O4 और प्लस H2, तो Fe3O4 को कहेंगे फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में आइए, देखिए हम बैलेंस करके इसको, इस कैसे कैसे बैलेंस हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले Fe3 था, Fe3O4 था ना, और इधर एक ही Fe है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 3 Fe बराबर हो गए। और इसी तरह यहाँ पे देखिए 4H2O हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4O थे और दो दो एस थे, तो 4O करने के लिए इधर हम 4H2O कर दिए, तब 4O हो जाएगा, जिसकी वजह से 8 हाइड्रोजन हो गए। चार दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ आप देखिए इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। कौन? एक नया पदार्थ बनता है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होती है। मतलब रिएक्टेंट जो होते हैं वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी रहती है वो प्रोडक्ट से अलग होती है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में कि बस एटम का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन के एटम हो गए और ये प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन के एटम है तो दो रिएक्टेंट होंगे, पहला रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट मिला के प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो रिएक्टेंट है ना, ये आपस में अपना आइटम बांट लेते हैं इधर से उधर, मतलब अरेंज कर लेते हैं, ये अपना इसको ये इसको शेयर करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ये देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट तरह से लिखा है, द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो न्यू सबस्टेंस बनता है रिएक्टेंट से, जो न्यू सबस्टेंस बन के आता है, जो न्यू सबस्टेंस बनेगा उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं ना। द न्यू सबस्टेंस फॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन में जो नया चीज बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, नया सबस्टेंस बना तो प्रोडक्ट हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिख दिया है कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे हो तो देखिए कि ये रिबन है मैग्नीशियम का, ये गैस है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और ये नया क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा रहता है, वाइट पाउडर रहता है, दार्जिलिंग रहता है, वाइट मतलब इसको जलाने पे वाइट फ्लेम निकलेगा। इसकी प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट रहेगी, मतलब जो नया MgO बना है उसकी अपन एक अलग प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम हीट कर दें, अगर जला दें मैग्नीशियम रिबन को, तो इन इट बर्न्स इन एयर, ये एयर में बढ़ने लगता है, मतलब आग जलने लगता है। विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब वो डेजलिंग में होता है ना, जैसे फट फट मारना, जैसे कोई चीज जलाओगे तो फट फट, तो ये मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, ये एयर में जलेगा और फट फट की आवाज निकलेगी। ठीक है, और जलने पे ये क्या फॉर्म करता है, व्हाइट पाउडर, मतलब ये जल जाएगा तो इसका जो राख, जिस तरह हम लोग राख जलाते हैं तो काले कलर का राख बच जाता है, उसी तरह मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो एक व्हाइट पाउडर नीचे बच जाएगा, और उसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम जलाए, हीट दिए, तो ये जलेगा और फटफट की आवाज के साथ ये आग आग फेंकेगा, और उसके बाद ये जब जल कर राख बनेगी इसकी, तो इसकी राख किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की। ठीक है, और उसके बाद ये देख लीजिए, इसमें लिखा है मैग्नीशियम रिबन, ये पूरा पढ़िए। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली हैज ए कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट बिफोर बर्निंग इन एयर। द मैग्नीशियम रिबन, देखिए ये जो है ना, ये इस पे एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। क्यों हम मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले, जलाने से पहले। तो सबसे पहले इसमें बोल दिया है ना क्या, कि मैग्नीशियम रिबन अगर हम ऐसे केवल एयर में रखे रहेंगे ना, तो उस पे हवा के चलते, मॉइस्ट के चलते उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। जिस तरह आयरन में रस्ट लगता है, उसी तरह मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम कार्बोनेट का
लेयर बन जाता है। तो उसी मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को साफ करके तब जलाते हैं, क्योंकि वो रहेगा तो जलेगा नहीं, और उसको साफ कर देंगे बालू कागज से, तो वो साफ हो जाएगा आसानी से, तब जलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या बोला है, ये बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। हम केमिकल रिएक्शन अपने डेली लाइफ में देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बताया है कि जो हमारे घर में कर्ड से मिल्क से कर्ड बनता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिल्क को रखते हैं तो कर्ड बन जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड पक जाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे पेट में खाना जाता है तो पच जाता है। ये सब डेली लाइफ का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे अंदर खाना पचता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो बाहर जाती है, हम लोग हवा लेते हैं। अब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का सड़ना, मतलब ग्रेप्स जो होते हैं वो सड़ के किशमिश बनाते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा का मूर्छा लगना, ये तो आप देखते ही होंगे घर में। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना। रिपनिंग ऑफ फ्यूड, फ्यूड फलों का पकना। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये जो कैंडल होता है इसको जलाते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन वो होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। मतलब अगर हम मिल्क से कर्ड बना दिए तो कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता, ठीक है। ये होते हैं केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जैसे मान ये बल्ब है, ये जल रहा है, तो ये फिजिकल रिएक्शन है। तो बल्ब जल रहा है, तो अगर स्विच हम ऑफ कर देंगे तो ये बुझ भी जाएगा, तो फिर जला सकते हैं। ये होगा फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल, मतलब प्रॉपर्टी, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला, कब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस निकलती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे H2 बाहर निकल सकती है, CO2 बाहर निकल सकती है, ये सब गैसेस बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है, अगर हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का और H2SO4 का रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे एक H2 गैस बाहर निकलेगी। हमने ऊपर अभी रिएक्शन जस्ट आपको बताया ही है कि H2 गैस बाहर निकलेगी। तो केमिकल रिएक्शन होते समय हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, पर्टिकुलर रिएक्शन में, हमेशा नहीं, मतलब गैस निकलती है, इतना ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या है, रिएक्शन बिटवीन सोडियम, ये बोल रहा है रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे क्या था, जिंक और सोडियम सल्फ H2SO4 था। यहाँ पे है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, मतलब Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को HCl से, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, ये सब क्या होते हैं एसिड, अगले चैप्टर एसिड बेस साल्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2, और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मतलब केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस करते समय कोई ना कोई गैस बाहर निकलती है। अब फार्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फार्मेशन मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कुछ न कुछ नीचे बच जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये मान लीजिए ग्लास है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ डाले केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे ना कुछ कुछ शेष क्वांटिटी में प्रिसिपिटेट बच जाता है। इसको हम बोलते हैं PPT, प्रिसिपिटेट। मतलब जो नीचे बच जाता है उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है इसका, एग्जाम्पल दिया है ये कि रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट टू फॉर्म येलो प्रिसिपिटेट टू लीड ऑक्साइड। मतलब अगर हम पोटेशियम आयोडाइड, मतलब KI का, ये इसको बोलते हैं K से पोटेशियम, I से आयोडाइड, KI का रिएक्शन अगर हम लीड नाइट्रेट से कर दें, लीड को बोलते हैं PB और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, अगर हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो एक पीले कलर का लीड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनता है। मतलब नीचे, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में हम ये दोनों डाल दे रहे हैं ना, ये बॉक्स में दोनों डाल दे रहे हैं, तो ये नीचे कुछ शेष क्वांटिटी में ये PBI, मतलब लीड आयोडाइड बच जाएगा। और लीड आयोडाइड का कलर क्या है, येलो। यहाँ पे बताया है ना, लीड आयोडाइड का कलर क्या है, येलो है। अब देखिए, ये देखिए अगर दूसरा एग्जांपल है उसका, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को बैरियम क्लोराइड से रिलेट करा दें तो किसका प्रेसिपिटेट बचेगा, बैरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे कुछ बच जाना, यहाँ पे शेष बच जाना। और उसका कलर, ये देखिए इसका येलो था और इसका इसका कलर वाइट है। एक कलर और प्रेसिपिटेट का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होते समय कलर चेंज हो जाते हैं, आप देखिए लिखा है चेंजिंग कलर। मतलब जैसे मान लीजिए कि जब हम साइट्रिक एसिड मतलब जो नींबू का रस होता है, उसे अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो वो पर्पल कलर का हो जाता है, मतलब पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, KMnO,
KMnO4, ये इसका एटॉमिक सिंबल होता है KMnO4। तो KMnO4 का जो रंग होता है वो होता है पर्पल। कौन सा रंग होता है? पर्पल। तो अगर हम इस पर्पल कलर के KMnO4 में अगर हम नींबू का रस गिरा दें तो इसका जो रंग होता है गायब हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ कलर हो गया कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? यहाँ पे दिया व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ये SO2 गैस होती है। अगर हम इसे HD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट से, देखिए ये सब जो एटॉमिक सिंबल है आपको पता रहना चाहिए, 10 में आ गए। अगर नहीं पता है तो मैं इसका एक लेक्चर बेसिक फिजिक्स या फिर बेसिक साइंस वाले लेक्चर में ऐड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का होगा K2Cr2O7। ठीक है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब इसका रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, SO2 जब रिएक्ट करेगा K2Cr2O7 के साथ, तो क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा है चेंजिंग कलर। ये कलर कहाँ से कहाँ हो जाएगा? ऑरेंज से येलो हो जाएगा। मतलब इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? K2Cr2O7 का कलर क्या होता है? ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज होता है। अगर हम इसमें Kr2Cr2O7 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाल दें तो इसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा? येलो। इसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज से येलो। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन होते समय टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। जैसे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इवाल्व आजकल एक्जोथर्मिक। ऐसा केमिकल रिएक्शन होते समय अगर हीट बाहर निकल रही है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इसका कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फेट, मतलब जिंक और H2SO4 का रिएक्शन करा दें तो जो हीट रहती है वो बाहर निकलती है। तो हीट का बाहर निकलना क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? एक्जोथर्मिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इसमें देखिए लिखा है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट केमिकल रिएक्शन लेता हो, ये ले रहा है, अंदर की तरफ ले रहा है, तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ये देखिए इसका एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेरियम का होता है Ba, हाइड्रोक्साइड होता है OH, और यहाँ पे ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे हो रहा है? एमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl। अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NH4Cl एमोनियम क्लोराइड से करा दें तो क्या बनाएगा? बेरियम क्लोराइड बना रहा है, एमोनिया बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, ये क्या क्या बना रहा है? इससे रिएक्शन करने पे क्या क्या बन रहा है? इससे रिएक्शन करने पे बनेगा बेरियम क्लोराइड, एमोनिया और वाटर, ये तीनों बनेंगे। लेकिन हाँ, हीट एब्जॉर्ब, ये हीट लेगा अपने अंदर, ये हीट लेगा। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए स्टेट को चेंज कर रहा है। केमिकल रिएक्शन स्टेट चेंज हो जाते हैं। जैसे सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। जैसे मान लीजिए कि स्टेट कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये देखिए वेन वैक्स, तो एक्स वैक्स क्या होता है? मतलब जो कैंडल होता है सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों का आप केमिकल रिएक्शन जब भी पढ़ेंगे तो उसके बाद कोष्टक में वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। किसी में S लिखा रहेगा, किसी में L, किसी में G और किसी में एक्वस। एक्वस का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। एक्वस का मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है। गैस का मतलब वो किसी प्रकार का गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये उसका स्टेट होता है। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पे क्या क्या करेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक पढ़ा है आपने क्या? पहला, गैस निकलती है, केमिकल रिएक्शन होते समय गैस निकल सकती है। और दूसरा, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, कुछ नीचे बच सकता है। तीसरा है कि ये कलर चेंज हो सकता है, आपने देखा, मैंने एग्जांपल लेके बताया, कलर चेंज हो सकता है। और चौथा है कि टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, मतलब अगर टेम्परेचर अंदर जा रहा है मतलब घट रहा है तो एंडोथर्मिक, और वो हीट निकाल रहा है मतलब गर्मी पैदा कर रहा है तो एक्जोथर्मिक। ठीक है, अब लास्ट क्या था? लास्ट था चेंज इन स्टेट, स्टेट को चेंज कर रहा है। मतलब जैसे जो कैंडल होता है वो सॉलिड होता है, जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, हाइड्रोजन जो होती है वो गैस होती है। ठीक है, इसी तरह स्टेट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हमने केमिकल रिएक्शन का जानकारी आपको दिया। तो अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और खूब शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।